वो एसएसबी में एक इंसान में क्या चेक करते हैं, तो आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि यार मेरे को आर्म फोर्सेस में ही जाना है? एस्पिरेंट का माइंडसेट क्या होना चाहिए प्रिपेयर करते टाइम? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था उस टाइम, आपकी फैमिली का और आपका? आप जैसे पॉलिटिक्स में भी थे, तो पॉलिटिक्स ने आपकी सीडीएस की लाइफ में हेल्प की? कभी एनडीए वगैरह भी ट्राई किया है आपने? मतलब उस टाइम पे अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा? लाइक मोटिवेशन तो नहीं, डिसिप्लिन कैसे रखा? तो फिर वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट, जो कि है दिपेंद्र सिंह धामी जी, जिनने अभी AIR 48 रैंक अचीव किया है CDS में, जो कि अब लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। तो कांग्रेस दिप्पू दा आपको। थैंक यू भाई। अभी ट्रेनिंग बची है फिलहाल, तब होगा। कोई ना, तब भी अपने तरफ से तो अपना बेस्ट दे दिया है, अभी आगे भी देना है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चंस लाया हूँ, तो टाइम लग सकता है, बट थैंक यू आपका उसके लिए। तो सबसे पहले ये बताइए भैया, जब आपने वो चीज़ अचीव की तो आपको कैसा फील हुआ? हाँ, बढ़िया फील हुआ। पहले तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं चलता, मतलब उस टाइम मतलब बिलीव ही नहीं होता अपने आप पे, हाँ हुआ नहीं हुआ। तो क्या कहते हैं, जब हमारा वहाँ पे नाम आया, उससे पहले ही जो JCO साहब होते हैं, जो मतलब ग्राउंड्समैन होते हैं ना, जो पूरी चीज़ मैनेज करते हैं, उन्होंने मुझे साइड में बुला के कहा था, भाई तेरा हो गया है। तो उन्होंने सिग्नल दे दिया था मुझे, लेकिन मुझे उस टाइम फिर बिलीव नहीं हुआ, और साथ वाला था एक दो बेचारे रोने लग गए अपने घर वालों को फ़ोन करके। तो मैं उनको देख के चुप करा रहा था। फिलहाल अपने आप विश्वास नहीं था, तो मम्मी को फ़ोन किया पहले। मैंने पापा से बोला मम्मी से बात कराओ, क्या मम्मी हो गया? तो मम्मी बड़ी खुश हुई। फिर पापा से बोला उसके बाद, तो मतलब उस टाइम अपने आप पे विश्वास नहीं होता। अभी भी कभी कभी लगता है कि अरे कि परसों नरसों यहाँ मुझे जाना है जब, तो अभी विश्वास नहीं होता कि अरे ये सब छूट जाएगा पीछे, या अलग फेज ऑफ लाइफ शुरू हो गई। कभी कभी विश्वास नहीं होता है, फिर थोड़ा जोर लगता है, तो हाँ यार जाना है। विश्वास नहीं होता कभी, मतलब। अच्छा है जितेंद्र जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था उस टाइम, आपकी फैमिली का और आपका, जब आपने देखा AIR 48 कि आपका CDS में सिलेक्शन हो गया है? उस टाइम मेरा अपील मेडिकल बोर्ड चल रहा था, मतलब एक कुछ पॉइंट्स मिले थे मुझे, तो मैं बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट से वापस आ रहा था, अपनी मौसी के घर दिल्ली था मैं, और मैं उसमें था, गाड़ी से वापस आ रहा था। तो एक दोस्त का फ़ोन आया, मेट्रो में था मैं, कि भाई, मैंने कहा हाँ जी। बोले यार तेरी रिजल्ट आ गया, तेरी ऑल इंडिया रैंक 48 आई है। मैं कह रहा मजाक मत कर, सच होता। अच्छा। सच बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा। फिर मैंने बोला ठीक है रुक जा, मैंने चेक करा, फिर डाउनलोड कर रिजल्ट। फिर मैंने दीदी को बोला, दीदी थी उस टाइम, मैंने दीदी बड़ी खुश हुई, पहले उसने चेक किया, बड़ी खुश हुई, उसे अच्छा लगा। मतलब बढ़िया, अंदर अच्छा फील होता है, थोड़ा प्राउड फील होता है, मेहनत काम आई। अच्छा है जितेंद्र जी। तो फिर आपको जैसे आर्म फोर्सेस में ही जाना था, तो आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि यार मेरे को आर्म फोर्सेस में ही जाना है, कि आर्मी ही ज्वाइन करनी है? तो पहली बात तो हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि उत्तराखंड का, या हमारे कुमाऊं डिवीज़न का, कि एक बचपन से एक रहता है मन में इतना, जो एनवायरनमेंट ऐसा है कि हमें फ़ौज में ही जाना है। एक डिसिप्लिन मिलिट्री लाइफ, मिलिट्री ना कहें तो एक बेल्ट लाइफ, बेल्ट फोर्सेस जो होती हैं उनमें जाना है। और दूसरी बात, जब मैं स्कूल में था, स्प्रिंगफील्ड से मैं 8th तक की एजुकेशन करी। उसके बाद वहाँ पे एक सर थे, प्रिंसिपल सर, जिनका स्कूल है वो, तो वो खुद एयरफोर्स के वेटरन हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया था फोर्सेस ज्वाइन करने को। तो वहाँ से एक पुश मिला। उसके बाद मेरी फैमिली में डिस्टेंस रिलेटिव एक है, मेरी मम्मी के कज़न के बेटे, वो ACC एंट्रीज ऑफिसर बने थे। तो उनकी शादी में गया था, तो उनके जो दोस्त आए थे, उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया मुझे कि बनने के लिए। तो फिर थोड़े थोड़े पुश मिलते रहे। फिर बाद में जैसे बड़ा हुआ, जब होश आया, तो फिर लगा कि हाँ यही बढ़िया है। इसको देख के थोड़ा अलग फील आता था, अंदर से एक स्पार्क होता है। तो अच्छा दीपेंद्र जी, कभी एनडीए वगैरह भी ट्राई किया है? हाँ, एनडीए ट्राई किया। उस टाइम थोड़ा मैं इतना डिसिप्लिन, इतना वो नहीं था, तो मजाक मजाक में पेपर दिया, तो पेपर नहीं निकला कभी। तो वहाँ पे जो गलतियाँ करी, वहाँ से सीखा आपने बहुत कुछ? हाँ, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। उस टाइम इम्प्रूवमेंट नहीं किया, लेकिन CDS में इम्प्रूवमेंट किया, उससे सीख के उन चीज़ों से। लाइक एनडीए में कुछ मिस्टेक्स जो आपने की हो? मिस्टेक्स क्या, उस एग्ज़ाम को सीरियसली नहीं लिया। एग्ज़ाम अगर 10 दिन बाद हो, 10 दिन पहले पढ़ाई शुरू करी। मैं ठीक था, GS और वो सब ठीक थी, लेकिन मैंने कभी पॉलिश्ड तरीके से, एक डिसिप्लिन या रूटीन तरीके से पढ़ाई नहीं करी। अगर करता मैं, तो वो ज़्यादा निकला। तो तो कितने अटेम्प्ट्स दिए थे आपने एनडीए के? एनडी के 3 अटेम्प्ट दिए होंगे। और SSB गए उसमें? मैं एनडी में एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर हुआ। अच्छा, चलो कोई ना यार, CDS हुआ। CDS में कितने अटेम्प्ट दिए थे? CDS में दो या 3 अटेम्प्ट। उस टाइम जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं अपियरिंग था BSc में, तब मैंने 1 अटेम्प्ट दिया था। उसके बाद 2 अटेम्प्ट दिए जो नहीं निकले। 1 अटेम्प्ट अपियरिंग में, 2 अटेम्प्ट एग्जाम, मतलब ये ग्रेजुएशन पास करने के बाद जो नहीं निकले। उसके बाद फिर अभी लगातार 5 अटेम्प्ट दिए, 5 निकले। अच्छा, सही हो यार। तो फिर
ये जो चीज़ें नहीं निकली उससे आपने क्या क्या सीखा, लाइक क्या क्या मिस्टेक्स की जो आप बता सकते हो जो एक एस्पिरेंट करता है? पहले शुरुआत में तो वही रहा कि मतलब एक एग्ज़ाम देना है करके देने आता था मैं। हाँ, एग्ज़ाम घर वालों ने बोला भरा है एग्ज़ाम तो देने जा। मतलब अपनी तरफ से कोई किक नहीं थी, पुश नहीं था कि एग्ज़ाम निकालना है शुरुआत वाले अटेम्प्ट में। उसके बाद जो निकले मतलब जो नहीं निकले, सेकंड लास्ट अटेम्प्ट जो मेरा नहीं निकला था, थर्ड अटेम्प्ट जो था उसमें मैंने थोड़ा पढ़ाई करी, नोट्स बनाए, लेकिन वो अप टू मार्क नहीं थे। मतलब अगर हम एग्ज़ाम कोई भी निकालने जा रहे हैं तो हमने पिछली बार जो एग्ज़ाम आया था उसके लेवल से थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि हर ईयर या हर अटेम्प्ट में एग्ज़ाम का लेवल बढ़ते जाएगा। जो नए बच्चे आ रहे हैं वो थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके आएंगे, तो हमें पिछली बार थोड़ा सा ज़्यादा अप करनी पड़ेगी अपनी मेहनत को, तभी हमारा एग्ज़ाम निकले। तो फिर आपने कैसे प्रिपेयर किया यार इतना कुछ? हाँ, अब क्या, मेरी दीदी भी प्रिपेयर करती है, थोड़ा उससे भी गाइडेंस ली। बाकी यूट्यूब रिसोर्सेज हैं, एनसीईआरटी बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, उन सब से पढ़ा और एक थोड़ा बेसिक बना के नोट्स बना के, मतलब पूरा थोड़ा अच्छे तरीके से। थोड़ा टाइम लगा शुरुआत में, 4-5 महीने लगे नोट्स बनाने में, लेकिन फिर वो फ्रूटफुल रहा। उससे रिविजन करके सब क्लियर होते रहा। अच्छा दिपेन जी, मतलब ये आपको पहले से ही था क्या ऑफिसर रैंक में ही जाना है, या कभी पहले सिपाही वगैरह इसका भी ट्राई किया आपने? हाँ, फिलहाल मेरी मम्मी का सपना था कि मैं ऑफिसर बनूं, लेकिन मैंने सिपाही रैंक का भी ट्राई किया था। एयरफोर्स एयरमैन एक्स्ट्रा का एग्ज़ाम होता है, वो मैंने निकाला था और उसमें फिजिकल मेडिकल सब हो गया था। लेकिन क्या कहते हैं, अग्निवीर एनरोलमेंट आ गई तो उसके बाद से वो भर्ती कैंसिल हो गई थी। तो उसके बाद थोड़ा दिन एग्ज़ाम मेरे नहीं निकले, मैंने बताया 3 अटेम्प्ट सीडीएस के शुरुआत के नहीं निकले। फिर घर वालों का भी प्रेशर था, तो मैंने घर वालों को दिखाने के लिए एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी दिया था और उसमें अच्छे मार्क्स आए थे काफ़ी, लेकिन मैं फिजिकल देने नहीं गया। मैंने इनको ये बताना था कि जाना अफसर लाइन में ही, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि मैं अभी भी एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। मैंने पुलिस का भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था, तो एग्ज़ाम दिए, लेकिन जाना यहाँ पे था, एक मन में था। अभी एसआई का भी तो एग्ज़ाम निकला? हाँ, एसआई का एग्ज़ाम भी निकला, उसका भी मेडिकल था पेंडिंग, वो भी मेडिकल देने नहीं गया। तो कोई ना, ऑफिसर बन चुके हो। अच्छा जी, तो फिर आपने मतलब उस टाइम पे अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा, लाइक मोटिवेशन तो नहीं, डिसिप्लिन कैसे रखा? हाँ, मेन एग्ज़ाम में दिक्कत यही होती है कि अगर हम मल्टीपल फेलियर से क्रॉस करते हैं तो हमें काफ़ी डिमोटिवेशन मिलती है। मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा, अपने आप को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है। दूसरे को तो मोटिवेट हम कर सकते हैं, अपने आप को नहीं कर पाते हैं। तो वही देखा कि सिचुएशन कैसी थी, मतलब कैसे कहाँ से कहाँ कितना अपने लेवल को अप किया है, तो आगे तो अच्छा ही होगा जो होगा। और क्या कहते हैं, तरह तरह के मोटिवेशंस हैं, सोशल मीडिया में भी हैं, ऐसी बात नहीं है। घर वाले सबसे मोटिवेशन है, अपने घर वाले या आसपास की जो एनवायरनमेंट है उनसे कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है कि लोग कैसी सिचुएशन में होने के बावजूद काम कर रहे हैं, उससे मोटिवेशन मिल सकता है। फिर अपना मोटिवेशन खुद में भी आएगी, मतलब अपने आप को देखना कि 1 साल पहले मैं कहाँ था और अब अगले 1 साल कहाँ होऊंगा, तो हम पे डिपेंड करता है कि जो हम आज करेंगे उसका रिजल्ट एक दिन में दिखेगा, लेकिन एक दिन पक्का दिखेगा। ये तो है, नॉट इन वन डे बट डे वन, बट श्योरली नॉट इन वन डे बट श्योरली वन डे। ये तो है। तो फिर सेल्फ स्टडी रूटीन वगैरह बता सकते हो अपना? हाँ, रूटीन तो क्या, मतलब ऐसा था मेरा कुछ, मैं ज़्यादा देर घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ थोड़ा। मैं एक जगह बैठ के ऐसा पढ़ाई नहीं करता, मैं घूमते घूमते या कहीं बैठ गया, कुछ भी करते करते, फिलहाल कोई एक जगह बैठ के, जैसे लाइब्रेरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे बस की नहीं है। इसलिए मैंने कभी लाइब्रेरी ज्वाइन भी नहीं करी। एक छोटे से कोने में बैठ के दिन भर पढ़ाई करना वो मेरे बस की नहीं। थोड़ा मेरा प्रैक्टिकल लर्निंग में विश्वास रखता हूँ। किसी के अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो लैंडफॉर्म्स वगैरह हम पढ़ रहे हैं, तो लैंडफॉर्म्स को हम कहीं देखेंगे, सामने अपनी आंखों से देखेंगे या फ़ोन में देखेंगे, तो थोड़ा वो विजुअल तरीके से ज़्यादा दिमाग में जाता है। और सेल्फ स्टडी, जैसे कि कोई भी टाइम ज़रूरी नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम में पढ़ें। अगर पर्टिकुलर टाइम में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी अडेप्ट कर लेगी। वरना एक आपका ये है कि आप एक फिक्स टाइम करो कि अगर मुझे 1 घंटा पढ़ना है डेली, तो 1 घंटा पढ़ना ही है, चाहे जो भी हो। 1 घंटा डेली अगर कांस्टेंट अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि ऐसा ना हो कि हम एक दिन 5 घंटा पढ़ ले रहे हैं, फिर 2 दिन पढ़ ही नहीं रहे हैं। कांस्टेंट 1 घंटा भी डेली 5 घंटे और फिर गैप से अच्छा है। अच्छा दीपेन जी, तो फिर इतना कुछ यार, आप मतलब कॉलेज की पॉलिटिक्स में भी थे और आप जिम भी आते थे, तो इतना कुछ एक साथ कैसे करा? मतलब पहले तो मतलब ये जो साथ वाले, मतलब बहुत अच्छा ब्रदरहुड, एक अच्छा वो मिला। बहुत छोटे भाई या बड़े भाई जितने भी थे, सबने बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में। जिम वाले भी तो काफ़ी सपोर्टिव थे, अगर पता होगा ना। वहाँ पे वो भैया ओनर जो थे, फिर जो भी संग वाले आते थे, कपिल भाई, ये सब लोग जितने भी, सब मतलब कितनों का नाम नहीं लूँगा मैं, मतलब याद नहीं आ रहे हैं, हेट नहीं कर रहे, लेकिन सब लोग बहुत सपोर्टिव थे। उनको पता था मैं तैयारी करता हूँ तो अपनी तरफ से हेल्प करते थे सब। और फिजिकल फिटनेस तो ज़रूरी है ही, अगर आप डिफेंस एग्जाम में जा रहे हो तो ज़रूरी है। और उससे एक क्या कहते हैं, एक मोटिवेशन मिलता है। अगर हम फिजिकल फिटनेस करेंगे
तो हमारे थॉट्स प्योर रहेंगे और मतलब एक मोटिवेशन रहेगा, क्योंकि पढ़ाई भी तब होगी जब बॉडी फिट होगी। बॉडी फिट नहीं है, बॉडी में ही जोश नहीं, तो कहाँ से पढ़ाई होगी। ये तो है खुदा। तो फिर जो आप जैसे पॉलिटिक्स में भी थे, तो पॉलिटिक्स ने आपकी सीडीएस की लाइफ में हेल्प की? हाँ हूँ, काफ़ी हेल्प करी। फिलहाल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पब्लिक मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट और स्पीकिंग स्किल्स, इन्फ्लुएंस करने लोगों, उसमें काफ़ी हेल्प हुई। एक नया एक्सपोजर मिला उसमें भी। मतलब भगवान की ऐसी कृपा है जो भी है, कि जहाँ भी मैं जिस फील्ड में भी गया वहाँ पे काफ़ी अच्छे सपोर्टिव लोग मिले, जो हर मोड पे सपोर्ट करते हैं, चाहे कॉलेज पॉलिटिक्स में हो, एबीवीपी में हो, जहाँ भी। और उन्हीं लोगों ने मुझे चुनाव लड़ने में भी हेल्प करी, क्योंकि मेरा तो बीच में बीएससी का 2 साल गैप हो गया था, तो मेरा इतना रेगुलर कॉलेज था नहीं, तो कॉलेज स्टूडेंट्स के संग मेरा इतना रेगुलर था नहीं जुड़ाव, इतना कॉलेज जाता भी नहीं था मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन जितने भी संग वाले थे सबने काफ़ी सपोर्ट किया, और एक उससे काफ़ी पॉजिटिव माहौल बना, और उनको पता था मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो वहाँ भी वो मोटिवेट करते थे कि दादा आपका होगा। कितने लोग थे ऐसे थे जो मेरे लिए मंदिरों में मन्नत मांगते थे, मतलब ऐसे हमारा जो सर्कल है, ग्रुप है, और बोलते थे आपका होगा, मोटिवेट करते थे मुझे। मेरे को मोटिवेट करने मेरे अलावा उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, घर वालों का तो हाथ है ही, घर वालों के अलावा जो इस सर्कल है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा है दीपेंद्र जी। तो फिर जैसे आपने बोला 2 साल बीएससी में गैप किया, बीएससी के बाद 2 साल गैप किया। हाँ ओके, तो उसमें क्या किया आपने 2 साल में? लाइक क्या कुछ और परस्यू वगैरह? बीएससी के बाद मेरे को लग रहा था कि वो मेरा जो एयरमैन का एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा तो मैं ज्वाइन कर लूँगा। 1 साल का गैप तो वो हो गया इंतज़ार करने में उस एग्ज़ाम का। तो जब लेकिन उस 1 साल के बाद मैंने सोचा अब थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी कर लेता हूँ। मैंने 2 सीडीएस दिए, लेकिन वो नहीं निकले। फिर जो मेरा सीडीएस निकला, उसका इंटरव्यू देने जब मैं गया, तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। अगर हम पर्टिकुलरली पढ़ाई में कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ ना जॉब नहीं कर रहे हैं, तो एक टाइप को उनको भी लगता है कि इसकी स्किल्स में कुछ गैप है। तो मैंने बोला पढ़ाई रिज्यूम कर लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस कर लेते हैं संग में संग, इसके संग जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वो भी चलती रहेगी साइमल्टेनियसली। अच्छा भैया, तो जैसे एक एस्पिरेंट का माइंडसेट क्या होना चाहिए प्रिपेयर करते टाइम, एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते टाइम, उसका एक माइंडसेट? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वो एग्ज़ाम क्या है, उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, बेसिक चीज़ें हैं। ये अगर यही नहीं पता है, अगर हमें एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम से क्या मतलब क्या गोल है हमारा, तो एग्ज़ाम कभी क्लियर ही नहीं होगा। आपको पर्टिकुलर सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम की टाइमिंग से लेकर एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या उसका, अगर हम बाइफरकेट करेंगे तो किस क्वेश्चंस कौन से सिलेबस से, कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, क्या क्या उसका पूरा बायोडाटा आगे पीछे सब PYQs, अगर आप वो क्लियर करोगे तो आपको थोड़ी सी मतलब क्लैरिटी मिलेगी एग्ज़ाम के बारे में। उसके बाद अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम के बारे में, तो फोकस तो रखना पड़ेगा एग्ज़ाम के बारे में। और गोल है आपका कुछ, मतलब किसी का गोल कुछ भी हो सकता है, फिलहाल जो भी आपका गोल है, लेकिन आपको उसके लिए फोकस तो करना पड़ेगा। अपनी मेंटालिटी, अपना माइंडसेट, अपनी डेली लाइफ उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी, अगर आपका गोल है एम कुछ है। तो फिर कोई कॉमन मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग? हाँ, कॉमन मिस्टेक तो ये है कि कितनों को तो पता नहीं था कि सिलेबस क्या है। एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी ऐसे होते हैं। लेकिन पहले अगर ये तो बेसिक है, मतलब ये तो आपसे लीस्ट एक्सपेक्टेड है, इतना तो आना ही चाहिए आपको। दूसरी बात, बहुत जल्दी छोड़ देते हैं लोग। अगर आप कर रहे हो सकता है 1 अटेम्प्ट नहीं, 2 अटेम्प्ट नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर है वो कैलिबर, तो आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। जिस भी फील्ड में आप जाओ बेस्ट दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लोग अपना हाफ हार्टेडली या आधे मन से कुछ करते हैं काम। पूरे मन से काम करना है, अगर कुछ करना है किसी फील्ड में आना, पूरे मन से काम करना है, ये एडवाइस जी। जैसा कि अभी एज कितनी है आपकी? मेरी एज 24। तो जैसे कि आपने 24 की एज में निकाला है, लेकिन एक सोसाइटी में एक बैरियर बन चुका है कि 22 तक सक्सेसफुल होना ही है या 22 तक कुछ जॉब वॉब करनी है। तो उस बैरियर को तोड़ने के लिए काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं एज को पार करने के बाद। तो वो डिप्रेशन आपको आया, और आया तो कैसे डील किया, या फिर लोगों को क्या करना चाहिए उस सिचुएशन? हाँ, ये मतलब ये सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में ये बात है। मेरे घर वाले खुद बोलते थे कि यार इतनी एज हो गई, क्या करेगा, एग्जाम नहीं निकल रहा है, SSB में आउट जा रहा है, इंटरव्यू में बार-बार, अब क्या है बैकअप। पहली बात तो थोड़ा एक बैकअप भी होना चाहिए, मतलब जैसे आपका जो गोल है उससे सिमिलर कुछ बैकअप। मेरा बैकअप वो था CAPF SI वाला, उसका भी मैं साइमल्टेनियसली मतलब इसी के संग संग उसकी तैयारी भी कर रहा था। लेकिन आपको एक कुछ हॉबीज इंटरेस्ट भी होना चाहिए। जैसे कि जो मैं काफ़ी इस लाइन में घुस गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो बाहर कोई सोशल लाइफ होती नहीं लोगों की, जो एस्पिरेंट्स होते हैं सो कॉल्ड, मतलब उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं होती। फिलहाल मैं तो सोशल लाइफ काफ़ी रखी थी, जी मीम सब, इसलिए मैं ये सब कर रहा था कि सोशल लाइफ एक हो, हम पूरा उसी में इतना सबमर्ज ना हो जाएं कि हमें कुछ दिखे ही ना एग्जाम के अलावा। इसलिए मैंने अपनी सोशल लाइफ रखी। और पॉलिटिक्स में इसलिए काफ़ी उससे एक अच्छा एक्सपोजर मिला,
कि हमारे जो एग्जाम में हम डूबे पड़े हैं उसके अलावा भी सोशल लाइफ है। अगर आप इतना सबमर्ज इतना डूब जाएंगे तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं। तो एक सोशल लाइफ अलग भी हो, कुछ और अलग हॉबीज इंटरेस्ट भी होने चाहिए, जिससे कि हम पूरा डिप्रेस ना हो कभी। तो मैं तो कभी डिप्रेस नहीं हुआ फिलहाल, बढ़िया था, लेकिन एक आपका होना चाहिए कुछ ऑप्शन इसके अलावा। लाइक उसके अलावा हॉबी इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप लोगों से डेली कन्वर्स करो। लोग क्या करते हैं कि अगर कुछ एग्जाम की तैयारी करें तो घर में अपनी चार दीवारी में उसके अंदर सीमित हो जाते हैं, लिमिटेड। ऐसा नहीं होना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए। दुनिया में क्या चल रहा है अगर आपको ये पता नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा इस दुनिया में। अगर आप बन भी जाओगे अफसर या कुछ भी बन जाओगे तो अल्टीमेटली तो आपको उस दुनिया में वापस आना है। आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप बहुत ही कटा हुआ फील करोगे। सेल्फ अवेयरनेस। तो फिर कुछ एसएसबी के बारे में बात करते हैं। कुछ बताइए एसएसबी के बारे में। लाइक एसएसबी तो एक मतलब ऐसी प्रोसेस है कि पूरी मतलब एक अलग ही इंटरव्यू प्रोसेस, जो अलग ही मतलब वो इंटरव्यू एग्जाम ना होके एक इवैल्यूएशन है अपने बारे में, पर्सनालिटी इवैल्यूएशन है। मतलब ऐसी प्रोसेस अगर आप एक बार एसएसबी देने जाओगे और तो आप अगली बार जाना दोबारा प्रेफर करोगे। वहाँ पर जो ऐसा माहौल है बहुत ही मतलब सरियल एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो एसएसबी देने जाएगा मतलब उसको एक अलग ही माहौल आएगा वहाँ पे। 5 दिन तक कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। जो आपके बैचमेट्स हैं, जो आपके संग में हैं, आपका ग्रुप है, उसके संग आप कर रहे हो, सारे टास्क कर रहे हो, मैच जा रहे हो, मतलब पूरा उन्हीं के संग इंडल्ज हो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। अगर जो बंदा खुद एक्सप्रेस भी नहीं करता वो भी एक्सप्रेस करेगा, उसके पास फ़ोन है नहीं और वहाँ क्या पढ़ाई करेगा। अपने जो कलीग्स हैं उनसे मिलना तो होगा ही, वो कुछ बातें बताएंगे, कुछ वो बताएंगे, तो बढ़िया सरियल एक्सपीरियंस होता है। सारे टास्क के बाद सब लोग एक संग घूमते हैं, रात को बढ़िया जो रूम्स होते हैं, बैरक्स होती हैं, उन्हें पूरी मौज मस्ती होती है। कोई कार्ड्स देगा तो कार्ड्स खेलते हैं, कोई गाने सुनाता है, कोई डांस कर रहा है, कोई जोक्स मार रहा है, कोई कविताएं सुना रहा है। तो बढ़िया मतलब एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। अच्छा है दिपेन जी। तो जैसे कि डे 1 में पीपीडीटी होता है और फिर डे 2 में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, टेट वेट वगैरह। सो ये एज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट है, तो इसमें इंसान के सबकॉन्शियस तक जाना होता है। तो जैसे कि ये मैनिपुलेट भी हो सकते हैं क्या? लाइक कोई इंसान सोचे कि उसे वेट मिला है तो कोई भी वर्ड दे दिया, और अगर उसका माइंडसेट नेगेटिव है और अगर वो पॉजिटिव पोर्ट्रे कर रहा है तो वो पता लगा सकता है। इतना ब्रिलियंट तो भैया होना चाहिए कि क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस है इतनी वेल डिजाइंड प्रोसेस है और इतनी वेल ट्रस्टेड प्रोसेस है कि मतलब आपको टाइम ही नहीं मिलता सोचने का। अच्छा। जैसे कि वैट का एग्जांपल मैं देता हूँ। 15 सेकंड के लिए मैं वो वर्ड जो है स्क्रीन पे दिखेगा, उस 15 सेकंड में वर्ड को देखना भी है और लिखना भी है। तो इतना अगर कोई ब्रिलियंट माइंड है जो अपने माइंड को ही, अपने सबकॉन्शियस माइंड को डाइवर्ट कर ले रहा है, तो बहुत बड़ा जीनियस हो जाएगा। इतने जीनियस तो कोई वहाँ आते नहीं, लेकिन इतना टाइम ही मिलता है कि हम सोच के उसको और वो कर पाएँ। 15 सेकंड में हम सोचना भी लिखना भी है, और अगर हम इतना अपने माइंड को चेंज कर देंगे तब तक वो वर्ड डिसअपीयर हो जाएगा। इतना टाइम नहीं है। वेल डिजाइन प्रोसेस है, मतलब काफ़ी इस पर रिसर्च कर रखी है और अभी भी होती रहती है। एक DRDO की एक ब्रांच है DIPR, जो SSS को ट्रेन करती है। तो मतलब इसमें रेगुलर इवैल्यूएशंस होते रहते हैं। ओके, तो फिर आपके साथ खेलें एक बार? बिल्कुल। बताइए। फेलियर टीचेस अस टू रिबिल्ड। ओके। फ्रेंड्स आर की टू सक्सेस। ओके। टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स अस इन रीचिंग आवर गोल। लव इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल। लस्ट ब्रेक्स अ मैन। स्ट्रॉन्ग विल पावर हेल्प्स अस टू सर्वाइव। यार मतलब बढ़िया है। SRT SDT सब होते हैं मतलब। हाँ। ओके, तो इसमें कुछ टिप्स देना चाहोगे लाइक जो लेक्चरेट के लिए हो सकती है? क्योंकि लेक्चरेट में 3 सेकंड में, और SRT के लिए एक अगर SSB के लिए बंदा प्रिपेयर कर रहा है तो उसे किस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा लाउड भी ना हो, लेकिन SEO क्लियर हो सबको। और लेक्चरेट के लिए तो उसको अपनी नॉलेज पे वर्क करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप 50 टॉपिक पढ़ के गए हो, लेकिन वहाँ जो है वो टॉपिक रैंडम हो। आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए जो चल रहा है। मतलब कोई ऐसा एडवांस टॉपिक कुछ नहीं आता, लेकिन आपको अगर थोड़ा नॉलेज है, अगर आप सही से पढ़ के गए हो तो आप वहाँ बोल सकते हो। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप बीच में कुछ लाइन्स भूल जाओ, लेकिन आपको कैसे कवर अप करना वो तो आपको मैनेज करता है ना। कुछ 4 मिनट वो ज़्यादा टाइम नहीं है, जो 3 मिनट 3 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं है। आप बोल सकते हो उसमें आराम से, बहुत टाइम है 3 मिनट में बोलने को। आपको अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए और आप कैरी ऑन कर सकते हो। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, मतलब लगता है फिलहाल एक बार आप करोगे, 2 बार करोगे तो हो जाएगा।
कि SRT वगैरह में? SRT में तो अपना रिस्पॉन्स एक सोच समझ के करना चाहिए, और SRT का रिस्पॉन्स जो होता है वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अच्छा। जैसे उसकी क्वालिटीज़ है, कोई अगर हाँ। डोमिनेटिंग है हाँ। तो उसका SRT का रिस्पॉन्स अलग होगा, वो तो पर्सनैलिटी पे डिपेंड करेगा। हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है। कोई ज़्यादा क्या कहते हैं दिमाग लगा के रीजनेबल आंसर देगा, कोई ऐसी आंसर दे देगा, कोई बहुत सोच समझ के बताएगा कैसे मैनेज करना है, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और GTO टास्क के लिए क्या किया आपने? GTO टास्क तो मेरा शुरुआत की SSB में काफ़ी ख़राब था, लेकिन वहाँ पे ऐसा अपने आप को अगर आप शो करना है तो इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग भी नहीं होना है, लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए। जब मेरा GTO टास्क था, मैं आगे बढ़ा तो मैंने एक उनको आइडिया दिया कि यहाँ से जाना चाहिए, तो मैंने वहाँ फंडी लगा, अभी 2-3 लोग एग्री भी हो गए। उसके बाद पीछे से आवाज़ आई, कुछ लड़के जो थे जो थोड़ा चीता बनते हैं अपने आप को, उन्होंने नहीं ये द राइट वन, दिस वे इज़ गुड। मैंने बोला नहीं ये ठीक है। फिर पीछे बोले नहीं यार, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने फंडी इनको मैंने कहा जेंटलमैन टेक इट। बाद उन्होंने खूब लगाया 5 मिनट वेस्ट किए और वो काम नहीं हुआ। जो मेरा आइडिया था लास्ट में वो घूम के वहीं पे आए। तो आपको अपने जो पॉइंट, अगर आपका पॉइंट वैलिड लगता है आपको कि ठीक है, तो आपको उसमें बिल्कुल खूंटा टांग के खड़ा हो जाना है। वहाँ पे बोलते हैं असर्टिव और फ्लेक्सिबल। असर्टिव तो होना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे जो लोग आए हर कोई सिलेक्शन लेने आए हैं, तो आप असर्टिव नहीं होंगे तो वो और लोग असर्टिव हो जाएंगे। इंटरव्यू कैसा गया आपका फिर? इंटरव्यू बढ़िया गया बहुत। कोई हार्ड क्वेश्चन जहाँ पे आप अटके? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था फिलहाल, क्योंकि सेल्फ अगर अवेयर हैं तो क्या अटकना कुछ। हाँ बढ़िया गया इंटरव्यू, काफ़ी अच्छा गया, मतलब काफ़ी खुश थे सर भी, जो कर्नल साहब लेते हैं इंटरव्यू, जो हमारे सिलेक्शन बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, वो भी खुश थे। बढ़िया इंटरव्यू ठीक गया, मतलब थोड़ी झिझक थी शुरुआत में जब मैं एंटर किया, लेकिन फिर सब ईजी था। कोई बेस्ट मोमेंट शेयर करना चाहोगे एसएसबी का अपने? एसएसबी का बेस्ट मोमेंट, बहुत सारे मोमेंट हैं। बेस्ट तो मतलब जैसे कि मेरी पहली एसएसबी वहाँ थी, 34 एसएसबी प्रयागराज इलाहाबाद, सिलेक्शन सेंटर ईस्ट। तो वहाँ पे मैं गया, चेस्ट नंबर मेरा 1 था। अच्छा। मैं मुँह रख के गया, सब लड़के डर गए, बोले यार एनसीसी वाला आ गया, ऐसा वैसा ये। तो वहाँ काफ़ी दोस्त मिले। एक मेरा दोस्त जो था और भी मेरे कनेक्शन में है, जुलाई 2023 में हमारी एसएसबी थे, अभी 2025 चल रहा है, तो अभी तक मेरे कनेक्शन में है और काफ़ी मेहनत करता है वो भी। मतलब वहाँ पे जो लड़के मिलते हैं काफ़ी 90% जेन्युइन होते हैं लड़के, जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने मतलब काफ़ी टफ बैकग्राउंड से हैं। वो लड़का जो है उसकी फाइनेंशियल जो कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, वो कोचिंग पढ़ाता है और स्कूल में भी पढ़ाता है और अपना खर्चा खुद उठाता है। बहुत ज़्यादा मेरे से ज़्यादा, बहुत, मैं तो कुछ नहीं मेहनती सामने, मेरा तो 100x मेहनती है वो लड़का। और काफ़ी लड़के ऐसे, वो लड़का अभी तक कांटेक्ट में है, और एक बार मेरे घर भी आया था जब हमारी जलंधर एसएसबी थी, तो आया था। और एक ऐसी लड़का एक है, उसका नाम अभी हिट नहीं कर रहा है मेरे को, तो जब मेरी सेकंड एसएसबी भोपाल में थी तो मेरे संग एसएसबी स्टेज में रुका था, हम दोनों एक साथ स्किन आउट हुए। उसके बाद मेरी अगली एसएसबी पड़ी जलंधर में, तो भी हम लोग सेम जगह रुके, और वो और मैं दोनों कॉन्फ्रेंस आउट हुए। अब बैंगलोर में हमारी एसएसबी सेम पड़ी, सेम डेट पे, कोइंसिडेंस, लेकिन वो स्किन आउट हो गया था और मैं रिकमेंड हो गया वहाँ से। ऐसे एक लड़का कृष्णा था, वो जलंधर से मेरे संग कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, लेकिन बैंगलोर से मेरे से एक जस्ट बैच पहले रिकमेंड हो गया। मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपर्ट, वहाँ के जितने भी जो मेरे साथ वाले थे, मतलब उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मैं चुनाव भी लड़ रहा था, तो वो लोग भी मेरा वहाँ से जितना हो सकता है सपोर्ट करते थे, और मतलब सोशल मीडिया में सपोर्ट करते थे। भले उनका कोई कांटेक्ट नहीं था, ना उनके कहने से कोई वोट देगा, लेकिन अपना मोरल सपोर्ट देते थे। और जहाँ मैं आफा गया था ट्रेनिंग करने, मतलब ये एसएसबी कोचिंग लेने, वहाँ भी काफ़ी दोस्त मिले। अभी काफ़ी तो अभी पास आउट हो चुके हैं चेन्नई से, काफ़ी कहीं से, तो वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और वो अकेडमी थे उस टाइम, तो बोलते भी थे कि अगर भाई तुझे कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होगी तो बताना, हम अपने स्टाइपेंड से तेरे को पैसे देंगे। बढ़िया चुनाव लड़, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया कर रहा है, मतलब बहुत मोटिवेट कर रहे थे। तो काफ़ी मुझे हेल्प मिली। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे घर वालों के अलावा जो दोस्तों का सपोर्ट बहुत मतलब अच्छा मिला, दोस्तों का काफ़ी, मतलब जैसे कि मैंने लिखा भी था, जिस राह से जिस पद से स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। अच्छा यार, मतलब एक क्वालिटी ये होती है एसएसबी वालों में, जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो बहुत सपोर्टिव होते हैं। अभी एक फ्रेंड है नितिन, हम मिले हो गए, तो वो भी एसएसबी वाले हैं, मतलब तो वो भी बहुत अच्छे हैं एज अ नेचर और पर्सनैलिटी भी, अच्छी क्वालिटी है भैया। जो कोई कॉमन मिस्टेक जो लोग एसएसबी में करते हैं, कुछ बताइए। कॉमन मिस्टेक जैसे कि क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा फेक बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कि
अपने आप को कुछ और प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जो हम हैं नहीं उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हम खुद हैं, मतलब एक वर्ड बोलने में तो बहुत आसान है कि भाई बी रियल, लेकिन वहाँ पे तो बहुत मुश्किल होता है ना कि सोचता सिलेक्शन लेना है तो कैसे भी करके अपने आप को प्रेजेंट करना है। एक सर थे, एक उन्होंने बताया था मुझे, सैंडी सुंदरेशन सर हैं, वो अभी एयरफोर्स में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक 3 वर्ड बोले थे कि जो हमें SSB में रहना है, नॉर्मल, नेचुरल, स्पॉन्टेनियस। तो ये अगर कोई फॉलो करेगा, नॉर्मल, नेचुरल, स्पॉन्टेनियस, नॉर्मल रहना है जैसे हम हैं, और नेचुरल रहना है, और स्पॉन्टेनियस जैसा हमारे मन में जो है वो करना है, इतना सोचना नहीं है, क्या सोच के हम गलत कर देते हैं। तो नॉर्मल, नेचुरल, स्पॉन्टेनियस अगर कोई बंदा रहेगा तो अपना बेस्ट देना है और रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। कर्म करो और रिजल्ट की चिंता क्या करते हैं हम लोग, रिजल्ट ऐसा होगा ये होगा, अगर हम उसी की चिंता में रहेंगे, अपना बेस्ट देना है हमें, होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है। वो तो लक है, लक भी काफ़ी मैटर करता है, ऐसी बात नहीं है कि हो सकता है हम वहाँ जा रहे हो और हम वो प्रिपेयर करके गए हो, लेकिन हमारे दिमाग में वो स्किप करके उस टाइम कुछ आइडियल आंसर हमने प्रिपेयर किया हो। तो नॉर्मल, नेचुरल, स्पॉन्टेनियस रहना है और अपना बेस्ट देना है, बस ध्यान के देना है कि हमें अपने आप से कोई शिकायत ना हो कि हमने अपना बेस्ट नहीं दिया, ये ना लगे। अच्छा भैया, तो फिर कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें जो लोगों को करनी चाहिए उस टाइम? ध्यान रखना है कि थोड़ा चिल रहना है, टेंशन नहीं लेनी है, आपको कूल कंपोजर रहना है, जैसे हम हैं नॉर्मली कूल, ठंडे दिमाग से, और कोई भी आंसर देना तो 5 सेकंड का पॉज लेके देना, ताकि अगर हम तुरंत बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस मतलब ये नहीं कि तुरंत जो मुंह में आ रहा है वो बक दिया, थोड़ा उसका एनालाइज भी करना है, 5 सेकंड का कम से कम गैप लेना है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको 5 सेकंड का गैप लेके, ताकि हमारा ब्रेन जो है उसको प्रोसेस कर पाए, 5 सेकंड का गैप लेके उसका आंसर देना। हम तुरंत बोलेंगे तो कुछ भी बकवास बोल सकते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब कि स्पॉन्टेनियस जो आ रहा है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा प्योरीफाई करके। लाइक वो SSB में एक इंसान में क्या चेक करते हैं कि एक ऑफिसर में क्या होना चाहिए? लाइक OLQs हो गई, तो उनके अलावा और भी कुछ? OLQs तो सबसे पहले चेक कर दिया करना, 15 OLQs जो होती हैं, लाइक क्वालिटी। उसके अलावा SSB जो प्रोसेस है वो जो लूजली जो बेस है उस पर है, मनसा वाचा कर्मणा, क्या हम सोचते हैं, क्या हम कर्म, क्या हम मनसा, क्या हम बोलते हैं, क्या हम करते हैं। सॉरी, थोड़ा गला आज खराब है ना। तो हम जो सोचते हैं वही हम करते हैं और वही हम बोलते हैं। अगर ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं तो आप एक्टेड हो, लेकिन हम सोच कुछ और रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, तीनों में अगर डिफरेंस है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो अच्छा है, तो जैसे वो OLQs जो होती हैं उसमें से जो आपके अंदर कुछ पहले से थी या कुछ डेवलप करी? OLQs हर किसी के अंदर होती हैं, कुछ OLQs होती हैं जो हम इजीली डेवलप कर सकते हैं, स्टैमिना, लेकिन करे जैसी OLQ जो हम डेवलप जल्दी नहीं कर सकते, वो तो अंदर से ही होती है, फिर टाइम आती है। और पॉलिश हो सकती है OLQs हर किसी के अंदर होती हैं, लेकिन उसका प्रोपोर्शन अलग होता है, किसी के अंदर कुछ चीज़ कम, किसी के अंदर करेज ज़्यादा है, लेकिन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल कम है। तो एबिलिटीज़ और OLQs हर किसी के अंदर होती हैं, प्रोपोर्शन अलग होता है, उस प्रोपोर्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। अच्छा, लाइक अगर कोई इंसान OLQs को बिल्डअप करना चाह रहा है तो वो कैसे करेगा? जब पर्टिकुलर OLQs में वो लैक कर रहा है उस पर फोकस करेगा और बिल्डअप करेगा। स्टेमिना में लैक कर रहा है तो स्टेमिना बिल्ड करे। अगर वो अडेप्टेबिलिटी में लूज कर रहा है, लैक कर रहा है, तो अडेप्टेबिलिटी बढ़ाए अपने लोगों से। तो इसमें एक शायद ये भी होता है सेल्फ अवेयर। तो जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं तभी हमें बाकी OLQs का भी पता चलता है। तो आपने सेल्फ अवेयर रहने के लिए क्या किया जो और भी कर सकते हैं? सेल्फ अवेयर रहने के लिए थोड़ा देर हम अपने आप से बात कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं इसका मोटो क्या है, मतलब हम किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। और सेल्फ अवेयर हेल्पफुल भी रहना चाहिए आदमी को थोड़ा, मतलब अपने अलावा दूसरों की भी थोड़ा हेल्प करनी चाहिए। और अगर आप किसी की हेल्प करोगे, किसी के लिए पॉजिटिव रहोगे तो वो पॉजिटिव रहेगा। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। अगर हमारी वाइब भी नेगेटिव है तो लोग नेगेटिव मिलेंगे। तो आपकी वाइब अगर अच्छी है तो आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा है, तो एक ऐसी मतलब टॉप 3 ऐसी OLQs बताइए जो आपको लगता है एक स्टूडेंट पे या एक एस्पिरेंट पे या एक इंसान पे होनी ही चाहिए। अडैप्टेबिलिटी, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल और करेज। अच्छा है, तो कुछ मतलब लोगों के क्वेश्चंस थे तो वो पूछ लो। हाँ बिल्कुल। लाइक क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट हिल सर्टिफिकेट से 158 सेंटीमीटर की हाइट में सिलेक्शन होगा?
जो प्रोसीजर, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है आर्मी का, वो थ्रू आउट सेम रहता है। और नोटिफिकेशन में हाइट का वहाँ पे देते हैं कितनी हाइट चाहिए, तो जो नोटिफिकेशन में दे रखा है उस पर पूरा बेस करेगा, बाकी और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। मैं सब वहाँ पे क्लैरिफाई कर रखा है। नोटिफिकेशन आएगा CDS का, ND का, उसमें सब क्लियर होता है कितनी हाइट कितना वो, तो उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। लाइक एक ने पूछा है आर्मी का पेपर कैसे क्लियर करें? अग्निवीर कैसे क्लियर करें? अग्निवीर का पेपर तो अभी इसको बुलाऊं, हाँ वो बैठा है, उसने निकाल लगा, उसको बुलाना पड़ेगा। मैंने भी निकाला है। हाँ तो यार इजी ऐसी बात नहीं है, जो सिलेबस है उसको पढ़ना पड़ेगा, निकल जाए एग्जाम, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम यही पूछते रहेंगे सोशल मीडिया को बेहिसाब स्क्रॉल करते रहेंगे तो नहीं निकलेगा एग्जाम। तो एक ने पूछा है इंटरव्यू स्किल्स को कैसे अपग्रेड करें? अब इंटरव्यू में पर्टिकुलर कौन सी स्किल्स को अपग्रेड करना है वो डिपेंड करता है। अगर उसको इंटरव्यू में वहाँ पे झिझक हो रही है, क्या कहते हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कोई इंटरव्यूअर, वो नहीं बता पा रहा है, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको अपने आप पर एम्फेसिस करने की जरूरत है। क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है। इससे क्या होता है, हम सोचते 100% है, प्रोसेस उसको क्या कहते हैं 10% कर पाते हैं और 1% डिलीवर कर पाते हैं। इसको ना करके हम भले ही सोचे हम 10%, लेकिन उसका 9% डिलीवर करें, तो वो डिलीवर कर, जैसे हमने जो सोचा उसको डिलीवर कैसे करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और डिलीवरी स्किल्स इन पे थोड़ा करना पड़ेगा कि हम कैसे डिलीवर करें अपनी बात को, लोगों तक कैसे पहुँचाएं और समझ जाए बात, थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो फिर एक ने पूछा है GF या क्रैश है कोई आपकी? नहीं, अभी तो कोई नहीं है गर्लफ्रेंड। अच्छा है। मैरिज प्लानिंग कब कर रहे हैं? अरे ये तो बड़ा क्या कहते हैं ट्रिवियल क्वेश्चन है, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, वही तो बहुत टाइम है फिलहाल। अच्छा यार, कुछ पर्सनल भी टाइम देना होगा। हाँ अभी तो अब जब सक्सेस मिलेगी तो उसको थोड़ा एंजॉय भी करना होगा। दोस्त जिन्होंने हेल्प करी, जो मेरे संग थे, जो उनको तो थोड़ा उनके संग तो करना पड़ेगा ना साथ। जो मेरा तो यही मोटो है हर समय की जो हमारे संग हमारी मुश्किल में था वही हमारी सफलता को डिजर्व करता है। Whoever was with me in my difficult time deserves my success with me। अच्छा भैया, तो कुछ रैपिड फायर खेल लेते हैं। बिल्कुल। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? मॉर्निंग। ओके। टी और कॉफी? कॉफी। ओके। फेवरेट बुक जिसने आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हो? रश्मि रथी। कौन सी? रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बुक है, काफ़ी फेमस है, रश्मि रथी। हाँ। तो उसकी अगर लोगों को याद होगा, जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैं आके कविताएं सुनाता था, 2-4 पंक्तियां, तो रश्मि रथी की होती थी। बोलूँगा कि यहाँ पे भी क्या? बोलिए जरूर यार। एक जो मैं काफ़ी बोलता था कि युद्ध नहीं है जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। और भी काफ़ी है वहाँ पे, क्या कहते हैं, काफ़ी कविताएं फेमस हैं। जैसे कि एक वो है, जब श्री कृष्ण जी संधि प्रस्ताव लेके गए दुर्योधन के पास कि क्या कहते हैं, भाई अब अज्ञातवास से आ गए हैं पांडव, अब उन्हें 5 गांव दे दो, बस 5 भाई 5 गांव दे दो, पूरा हस्तिनापुर तुम रखो। तो वो माना नहीं, तो वो कविता ऐसे करके है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम खुशी से वहीं खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे, लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जो नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। तो बहुत लंबी है तो थोड़ा इतना ठीक है। अच्छा भैया, लाइक आपका हिंदी लिटरेचर में ज़्यादा? हाँ मतलब तो वीर रस की कविताएं थोड़ा मुझे अच्छी लगती हैं। अच्छा। वीर रस की कविताएं थोड़ी सही लगती हैं, उनमें थोड़ा मोटिवेशन इनसे ही मिलता है काफ़ी, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए, हरिशंकर परसाई जी हो गए, और काफ़ी सारे कवि हैं, थोड़ा इनसे एक मोटिवेशन मिलता है। हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अच्छा जितेंद्र दा, और कोई ऐसी आपको लगता है कि आपके अंदर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट OLQ सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल लगता है मुझे, मैं थोड़ा कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं ट्रू है या नहीं है, ये तो लोग ही बताएंगे जो देख रहे होंगे। और एक ऐसी जिसमें आपको लगता है अभी आपको और वर्क करना है? स्टैमिना थोड़ा और हर समय रहता ही है,
स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो सारे मतलब OLQs में है, हर समय स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है, लेकिन क्या कहते हैं स्टैमिना थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना है, और अब अकेडमी जाना है तो थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। ये तो है, वहाँ बढ़ जाएगा। वहाँ बढ़ जाएगा, लेकिन थोड़ा और हर समय। अच्छा है पूरा। कितने तो वो क्या चीज़ थी जो आपको बार बार इंस्पायर करी कि आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको ऑफिसर बनना है? मैंने बताया था एक और इंटरव्यू में कि मेरी मम्मी का सपना था कि मेरे बेटे की फ़ोटो आए अखबार में या पोस्टर में। तो 10th में मेरी 9.8 आई, अगर 10 आती तो वहाँ आ जाती, लेकिन नहीं आई। फिर 12th में तो काफ़ी परसेंटेज गिर गई। उसके बाद फिर ऐसा हुआ नहीं कुछ मौका। चुनाव में भले ही फ़ोटो और पोस्टर लगे, लेकिन वो तो मैंने अपने पैसों से लगाए, तो उसकी वैल्यू तो नहीं है। फिलहाल मेरी भी बोलती थी चुनाव में कि मेरा सपना था, देख तेरी फ़ोटो पोस्टर में लग गई, कैसे भी करके लग गई। लेकिन मैंने कहा मम्मी ये तो थोड़ा पैसे दे के लगाया हमने, तो हमारा ही पैसा खर्च हुआ है, लेकिन कभी ऐसा हो कि अपने आप लगे। तो ये सपना था कि मम्मी का घर, मम्मी का मतलब मम्मी का थोड़ा ज़्यादा था, बाकी पापा साइलेंट वो होते हैं हर किसी के सपोर्टर। हर जब भी कुछ मांगा, रिसोर्सेज मांगे, पैसे मांगे, हर समय पापा ने, उनकी लाइफ जैसे भी, लेकिन उन लोगों ने हमें एक लग्जरी लाइफ दी, तो उनका भी एक सपना पूरा करना था। अब खुश रहते हैं पापा फिलहाल, तो एक घर वालों का सपना पूरा करना। और जो मेरे संग थे मतलब उनका भी सपना था कि हाँ यार हमारा भाई आगे जाएगा, कुछ करेगा। तो एक ये भी हर समय रहता है कि हर समय कि अपने से ज़्यादा कि जो मेरे संग लोग हैं मुझे उनकी थोड़ा रहता है कि हाँ इनका करना है पुश, मतलब जो मेरे संग जब, क्योंकि जो मेरे पीछे लगे हैं, अगर मैं कहीं आगे जाऊँगा तो उनका भी कुछ होगा, चाहे फैमिली हो, चाहे दोस्त हो, चाहे जो भी है। तो उनका जो जिन्होंने मुझे इतना पुश किया, अपने संग संग उनका भी एक वो था यहाँ करना है। अच्छा है भैया। आपके आर्म फोर्सेस में कोई रोल मॉडल? आर्म फोर्सेस में रोल मॉडल काफ़ी हैं, जैसे कि हमारे मेजर राजेश अधिकारी नैनीताल से थे, महावीर चक्र, और ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत, मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर। एक मेरे अम्मा के कज़न है, अम्मा के चाचा के लड़के, तो उनको भी शौर्य चक्र मिला था। वो गिरफ्त में थे और वो सबमर्ज हो गए थे आइस में, जम्मू कश्मीर रीजन में उस टाइम सबमर्ज हो गए थे, 24 घंटे वो बर्फ़ में दबे रहे। तो अगले दिन वो जिंदा निकले, तो उनको शौर्य चक्र मिला था। एक वो भी रोल मॉडल है। ग्रेट यार, पढ़ूंगा इनके बारे में। और फिर कोई ऐसा मोटिवेशनल कोड जो आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो? हाँ, मोटिवेशनल कोड्स तो काफ़ी हैं, फिलहाल अभी हिट नहीं करा, अभी आज इसकी याद आएगा बताऊंगा। आपकी लाइफ का बिगेस्ट सपोर्टर? मम्मी। आपकी फेवरेट हॉबी जो आपको स्ट्रेस रिमूव करने में हेल्प करती है वाइल प्रिपरेशन और वाइल इन लाइफ? हॉबी तो वैसे मैं कोई रेगुलरली फिलहाल हम बुक रीडिंग, मतलब बुक रीडिंग है वो मैंने जो रश्मि जी मंगाई उससे पढ़ते रहता था, या थोड़ा क्या कहते हैं कुछ मोटिवेशनल वीडियोस टाइप सोशल मीडिया में, या जो पोएम्स होती हैं इस टाइप के देख लेता हूँ, तो बढ़िया। बाकी हॉबी क्या, हॉबी के लिए मैं कॉल लगा देता हूँ दोस्तों को, जो सर्कल इन सबको कॉल लगा दी, बात कर ली, वही हॉबी हो गई। उन्होंने मोटिवेट किया, थोड़ी बातें मैंने की, थोड़ी उन्होंने करी। अच्छा भैया, फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? फेवरेट मूवी आज का लक्ष्य है, अब लक्ष्य बन गई, मतलब ऋतिक रोशन की लक्ष्य फेवरेट मूवी। बढ़िया है वो मूवी। और फेवरेट सॉन्ग? सॉन्ग तो ऐसा कोई फेवरेट है नहीं फिलहाल। अच्छा, फेवरेट आर्मी सॉन्ग? आर्मी सॉन्ग क्या कहते हैं, ओटी की जो पीओपी में बजता है, कदम कदम बढ़ाए जा। अच्छा भैया, और आपकी मतलब ड्रीम पोस्टिंग जगह कौन सी है, मतलब जहाँ आप चाहते हो पोस्टिंग हो आपकी? ऐसा तो कुछ नहीं है, फिलहाल आरआर में जाना है, कश्मीर में देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। अच्छा, कश्मीर। अच्छा भैया, और एक बैड हैबिट जो आपने प्रिपरेशन के टाइम पे क्विट करी? सोशल मीडिया यूजेस कम किया था मैंने, नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए थे मैंने। अच्छा। तो उससे नोटिफिकेशन कम आते थे, थोड़ा वो किया था। लगता है ये सब चीज़ें, सोशल मीडिया वगैरह ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं? मतलब अगर हम पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे तो फिलहाल इतना कोई इम्पैक्ट नहीं करता है, क्विट करके भी इतना फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे टाइम रिकमेंड नहीं हुआ, जब मैंने चलाया तभी रिकमेंड हुआ मैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो। फिलहाल इतना कोई लोड नहीं है, लेकिन थोड़ा एक मतलब लिमिट कैप होनी चाहिए कि हम इतना ही करेंगे, वरना फिर धीरे धीरे लालच, क्योंकि वो एडिक्शन ऐसा है कि बढ़ते ही जाता है। दीपेंद्र जी, कुछ एडवाइस, कुछ मैसेज जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए? मेरा एड्रेस तो यही रहेगा कि मतलब वेर एवर यू आर गिव योर बेस्ट, जहाँ भी आप हो अपना बेस्ट दो और एक एग्जाम्पल सेट करो, ताकि खुद आप एक एग्जाम्पल बनो और लोग आपको एग्जाम्पल दें। मतलब कोई भी काम या कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, जहाँ भी जाओ पूरे मन से करो, चाहे आप जो भी कर रहे हो, एक्सरसाइज है, जरूरी नहीं है पढ़ाई में ही हो या जहाँ भी, अगर आप कोई गेम भी खेल रहे हो तो आप अपना बेस्ट दो, ये रहेगा। अच्छा है। आपके कोई इंटरेस्ट
गेम्स, हाँ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है थोड़ा। क्रिकेट क्रिकेट। आजकल तो देखना कम करते हैं, क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है। और फिलहाल और क्या इंटरेस्ट है, कभी कभार कुकिंग, मतलब थोड़ा बहुत ये अपने खाने के लिए जब जी करता था मैं कुकिंग कर लेता था अपना। अच्छा। नॉनवेज में थोड़ा प्रोटीन के लिए बना देता था। ओके। और इंटरेस्ट, हाँ काफ़ी इंटरेस्ट है फिलहाल घूमना घूमना, सबको जो इंटरेस्ट होता है, ट्रैवलिंग और नई चीज़ एक्सप्लोर करना। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बड़ा पसंद है मुझे, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में जाना। अच्छा। और थोड़ा जियोग्राफीज देखना, नई नई चीज़ें देखना। अच्छा भैया, ये जर्सी भी क्रिकेट? हाँ ये जर्सी दिल्ली से लेके आया था। अच्छा, फेवरेट प्लेयर कौन है? हाँ मेरा फेवरेट सचिन तेंदुलकर था पहले, अब तो उन्होंने रिटायर हो गए, लेकिन फिलहाल विराट कोहली भी बढ़िया। अच्छा है। तो फिर भैया सबसे ज़्यादा क्या मिस करोगे आप? वो तो वहाँ जाके पता चलेगा क्या मिस करूँगा, फिलहाल तो यहाँ सब बढ़िया लग रहा है। अच्छा, तो अच्छा है दीपेंद्र जी, हाँ अच्छा लगा आपसे बात वो करके। कोट एक याद आ गया मुझे अब। हाँ बताइए जरूर। सैम मोनिकशॉ का कोट है, इट्स व्हेन योर टीथ्स आर चैटरिंग हाँ and your knees are knocking हाँ। and when you're about to make your own geography, that's when the real leader comes out. इसका मतलब भी बता दीजिए। इसका मतलब है कि जब आपके दांत ऐसे काटते हैं दांत और आपके नीज नॉक कर रहे हैं, हिल रहे हैं और आप पूरे दिमाग में गुम हो, मतलब आपका दिमाग शून्य पड़ गया है, तब ये एक रियल लीडर बाहर आता है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन होती हैं हर जगह कि जो रियल लीडर होता है उसको पूरे हाथ पैर कांपते हैं, लेकिन अगर वो वहाँ पे एग्जैक्ट मोमेंट पे अपना सही फैसला लेगा तभी उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखेंगी। अच्छा दीपेंद्र जी, थैंक यू अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू। आपने वैल्यूएबल टाइम दिया। ऑल द बेस्ट आपको आपकी जर्नी के लिए। थैंक यू। आगे आपको भी आगे के लिए गुड लक। थैंक यू।